दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है वायुमंडल खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम सूर्यातप एवं तापमान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है, इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी के सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है, इसे सौरिक स्थिरांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख रूप से वायुमंडल का तापन होता है किसके द्वारा? तो दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के द्वारा वायुमंडल का तापन होता है। दोस्तों प्रमुख रूप से वायुमंडल का तापन दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के द्वारा होता है और पृथ्वी सूर्य से लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है, जबकि दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में इस ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में लौटा देती है। अगला प्रश्न है, अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के अनुसार कौन सा प्रदेश सर्वाधिक ऊर्जा न्यून प्रदेश है? आपको बताना है अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के अनुसार कौन सा प्रदेश सर्वाधिक ऊर्जा न्यून प्रदेश है? तो ये 80 डिग्री दक्षिणी से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच। दोस्तों अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के अनुसार जो 80 डिग्री दक्षिणी से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का प्रदेश सर्वाधिक ऊर्जा न्यून प्रदेश है और ऐसा सूर्यातप की मात्रा में अंतर और दक्षिणी गोलार्ध में तुलनात्मक रूप से स्थलीय भाग में कमी और महासागरीय क्षेत्र की अधिकता होने के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के किरणों की कोणात्मक स्थिति, दिन की लंबाई, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी और भूमिगत जल में से पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्यातप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो उत्तर है भूमिगत जल। दोस्तों आप जान लीजिए कि सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्य की किरणों का तिरछापन, दिन की लंबाई, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी, सौर कलंक, वायुमंडल का प्रभाव हैं जैसे प्रकीर्णन, प्रत्यावर्तन और शोषण है। भूमिगत जल का प्रभाव सूर्यातप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, तापमान में एडियाबेटिक बदलाव किस कारणवश होता है? तो हवा में सिकुड़न या फैलाव के कारण। दोस्तों तापमान में एडियाबेटिक बदलाव हवा में सिकुड़न या फैलाव के कारण होता है। इसको रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। कोई निश्चित आयतन वाली वायु यदि सागर तल से ऊपर उठती है तो वहाँ पर कम वायुमंडलीय भार के कारण उसका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि वायु का फैलाव होने लगता है। इसके विपरीत ऊंचाई से जब निश्चित आयतन वाली वायु नीचे उतरती है तो अधिक वायुमंडलीय भार के कारण वह सिकुड़ती है और उसका आयतन घट जाता है और इस तरह से वायु के ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर या नीचे जाने के कारण बिना अतिरिक्त ऊष्मा के तापमान में परिवर्तन आ जाता है और यही परिवर्तन एडियाबेटिक या रुद्धोष्म परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के माध्यम से ऊर्जा यानी सूर्यातप प्राप्त करती है, जिसका विकिरण होता है कहाँ से? तो उत्तर है फोटोस्फीयर से। दोस्तों सूर्य की बाह्य सतह को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। वहाँ से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय लघु विकिरण तरंगों के माध्यम से विकिरण होता है और धरातली सतह सौरिक विकिरण ऊर्जा को प्राप्त करके गर्म होती है। आप जानते हैं कि सूर्य के सामने स्थित पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल प्राप्त सौरिक ऊर्जा की मात्रा भी स्थिर रहती है। इसे सोलर कांस्टेंट या सौर्य स्थिरांक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कटिबंध सर्वाधिक मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करता है? तो उष्ण कटिबंध, और इसी कारण इसका नाम भी उष्ण कटिबंध रखा गया है, क्योंकि ये सर्वाधिक मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करता है। दोस्तों उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में सूर्यातप सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। भूमध्य रेखीय भाग में सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, जिस कारण वर्ष भर वहाँ पर उच्च तापमान बना रहता है। उष्णकटिबंधी मानसूनी प्रदेश में भी तापमान वर्ष भर ऊंचा बना रहता है और इस तरह शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध की अपेक्षा उष्ण कटिबंध जो है अधिक सूर्यातप प्राप्त करता है।
सूर्य से संचालित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से संचालित ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। और सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण ऊर्जा जो सूर्य से चलकर पृथ्वी तक आती है उसको सूर्यातप कहते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। और यह दूरी 4 जुलाई की निकटतम तिथि को सबसे अधिक 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर होती है, जिसको अपसौर या एपीहीलियन कहते हैं। और पृथ्वी और सूर्य के मध्य 4 जनवरी की निकटतम तिथि को सबसे कम दूरी 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर होती है, जिसे उपसौर या पेरीहीलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है? तो ये लघु तरंगों का होता है। अगला है, यदि भूमध्य रेखा पर सौरिक ऊर्जा 100% है तो ध्रुवों पर यह कितना होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि सूर्य भूमध्य रेखा पर सौरिक ऊर्जा 100% है तो ध्रुवों पर ये मात्र 42% होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्षांशीय स्थिति, दिन की अवधि, वायुमंडलीय दबाव और समुद्र तल से ऊंचाई में कौन सा एक कारण तापमान का पृथ्वी की सतह पर वितरण को प्रभावित नहीं करता? तो उत्तर है वायुमंडलीय दबाव। दोस्तों आप जान लीजिए कि धरातल पर तापमान के स्थानिक और कालिक वितरण का अत्यधिक महत्व होता है। तापमान के क्षैतिज वितरण को सतही वितरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। तापमान के सतही वितरण पर कई कारकों का नियंत्रण होता है, जैसे भूमध्य रेखा से दूरी, सागर तल से ऊंचाई, सागर तट से दूरी, स्थल और जल का गुण, धरातली सतह का गुण, महासागरीय धाराएं, दिन की अवधि। लेकिन वायुमंडलीय दबाव तापमान का पृथ्वी पर जो है सतह पर वितरण को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं? तो कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम तापमान अंकित किए जाते हैं। दोस्तों 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर चमकता है और उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का ये सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून प्रायः दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है और संपूर्ण विश्व में दिन और रात की लंबाई समान होती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है और ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी तरह 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में विश्व के कौन से क्षेत्र में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? तो न्यूनतम वार्षिक तापांतर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होता है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर तापमान बराबर बना रहता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किसके आसपास दर्ज किया गया है? तो विश्व में अधिकतम तापमान आप जान लीजिए दोस्तों, ये कर्क रेखा के पास जो है ये दर्ज किया गया है, क्योंकि सामान्य रूप से धरातल पर सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, लेकिन प्रत्येक अक्षांश पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा में भी कालिक परिवर्तन होता है। सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के कारण अधिक सूर्यातप भूमध्य रेखा के दोनों ओर खिसकता है और इसी कारण अधिकतम तापमान प्राप्त करने वाली तापीय अक्षांश रेखा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और कर्क रेखा की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर है। साथ ही उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक स्थलखंड है, जिससे कर्क रेखा के पास अधिक तापमान दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम दैनिक तापांतर पाया जाता है कहाँ पर? तो ये उष्ण रेगिस्तान में अधिकतम दैनिक तापांतर पाया जाता है, क्योंकि आप जान लीजिए दोस्तों, मरुस्थल का तापमान जो है, मरुस्थल या रेगिस्तान का तापमान दिन में बहुत अधिक होता है, जबकि रात में रेत जल्दी ठंडा हो जाने से तापमान जल्द ही कम हो जाता है। तो इसलिए अधिकतम दैनिक तापांतर रेगिस्तानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पर पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मरु क्षेत्रों में पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उष्णकटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है उसको उष्णकटिबंध कहते हैं। अगला है कि ऊर्ध्वाधर वितरण के रूप में, क्षैतिज वितरण के रूप में, तिर्यक वितरण के रूप में और प्रादेशिक वितरण के रूप में तापक्रम का अध्ययन नहीं किया जाता,
तो तिर्यक वितरण के रूप में तापक्रम का अध्ययन नहीं किया जाता है। और आप जान लीजिए तापक्रम का अध्ययन ऊर्ध्वाधर वितरण, क्षैतिज वितरण और प्रादेशिक वितरण के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन गैस की उपस्थिति, पृथ्वी का विकिरण, गर्म हवा का ऊपर उठना और जेट स्ट्रीम में से उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है ओजोन गैस की उपस्थिति। आप जान लीजिए दोस्तों, उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन का मुख्य कारण ओजोन गैस की उपस्थिति है। उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन अप्रवाही प्रतिलोमन का प्रकार है और उच्च वायुमंडल में बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर ओजोन गैस सर्विक विकिरण की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करके अपना तापमान बढ़ा लेती है, जिसके उसके ऊपर तथा दोनों तरफ का कम तापमान होता है और प्रतिलोमन की स्थिति आ जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तापमान विलोपन की स्थिति उत्पन्न करने में लंबी ठंडी रात, पर्वताकीर्ण घाटी, तीव्र वेग से बहती वायु और स्वच्छ आकाश में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो उत्तर है तीव्र वेग से बहती वायु तापमान विलोपन की स्थिति उत्पन्न करने में उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है, अप्रवाही प्रतिलोमन, अभिवहनीय प्रतिलोमन, यांत्रिक प्रतिलोमन तथा कालिक प्रतिलोमन में से कौन एक तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है? आपको बताना है। तो सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है कालिक प्रतिलोमन दोस्तों, ये तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, वाताग्रीय प्रतिलोमन, अभिवहनीय प्रतिलोमन, अक्षांशी प्रतिलोमन और यांत्रिक प्रतिलोमन में कौन तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है? तो अक्षांशीय प्रतिलोमन जो है दोस्तों, ये तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है। और आप जान लीजिए कि तापीय प्रतिलोमन को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है: अप्रवाही प्रतिलोमन, अभिवहनीय या संपर्कीय प्रतिलोमन, यांत्रिक प्रतिलोमन। अगला प्रश्न है दोस्तों, तापमान की प्रतिलोमता क्या है? तो ऊंचाई के साथ तापक्रम की वृद्धि जो है दोस्तों, ये तापमान की प्रतिलोमता है। अगला प्रश्न है, अक्षांशी प्रतिलोमन, अप्रवाही प्रतिलोमन, प्रवाही प्रतिलोमन तथा यांत्रिक प्रतिलोमन में कौन तापमान प्रतिलोमन का एक प्रकार नहीं है? तो याद रखिएगा, अक्षांशी प्रतिलोमन ये तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, ताप विलोमता से क्या तात्पर्य है? तो ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि का आशय ताप विलोमता से है। अगला प्रश्न है, लंबी रातें, स्थिर मौसम, स्वच्छ आकाश आदर्श दशाएं हैं किसके लिए? तो विकिरणीय तापन प्रतिलोमन के लिए लंबी रातें, स्थिर मौसम और स्वच्छ आकाश जो है आदर्श दशाएं हैं। दोस्तों, धरातल के निकट वायुमंडल के सबसे निचले भाग में घटित होने के कारण इसको धरातली प्रतिलोमन की संज्ञा दी जाती है। इस तरह का प्रतिलोमन मुख्य रूप से मध्य तथा उच्च अक्षांशों के हिमाच्छादित भागों में जाड़े की लंबी रातों के समय होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी क्या कहलाती है? तो आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहलाता है। संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रति 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान की सामान्य ह्रास दर कितनी होती है? तो ये 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि प्रत्येक 100 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 0.65 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान में कमी आती है। अगला प्रश्न है, सामान्य ताप पतन दर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने की दर कितनी है? तो सामान्य ताप पतन दर क्या होता है? प्रति 1000 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर कितना है? तो ये 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर है क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान ह्रास दर। अगला प्रश्न है, वायु के क्षैतिज संचरण के कारण ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो इसको अभिवहन कहते हैं। शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कितना है? तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। और आप जान लीजिए दोस्तों, जब कोई असंतृप्त वायु ऊपर उठती है तो उसका तापमान प्रति 1000 मीटर पर 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड या लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से की दर से कम होता है। अगला प्रश्न है, ठोस स्थलीय धरातल में ऊष्म संचार का एकमात्र साधन कौन सा है? तो ये चालन है।
जितना ही अधिक गर्म पिंड होगा उससे उतनी ही अधिक लघु तरंगों वाली ऊर्जा का विकिरण होगा। ये किस नियम से संबंधित है? तो ये प्लांक के नियम से संबंधित है। प्लांक के नियम के अनुसार जितना ही अधिक गर्म पिंड होगा उससे उतनी ही अधिक लघु तरंगों वाली ऊर्जा का विकिरण होगा। मैक्स प्लांक जर्मनी के एक भौतिकीविद थे। उन्होंने विकिरण नियम का प्रतिपादन किया था और इसके लिए उन्होंने गणितीय सूत्रों का सहारा लिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सर्वाधिक एल्बिडो या परावर्तित सूर्यातप होता है? तो ये हिमाच्छादित धरातल से सर्वाधिक एल्बिडो होता है। आप जान लीजिए दोस्तों, जो हिमाच्छादित सतह या बर्फ से ढकी सतह होती है ये प्राप्त सूर्यातप का सबसे अधिक भाग परावर्तित करते हैं और पृथ्वी का औसत एल्बिडो 35 है। किसका एल्बिडो उच्चतम है? तो गलनशील हिम का जो एल्बिडो है या परावर्तित सूर्यातप ये अधिकतम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झील, बर्फ की चादर, चावल के खेत, गेहूं का खेत की सतहों में से किसकी एल्बिडो दर सबसे अधिक है? तो ये बर्फ के चादर की एल्बिडो दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? तो ये लगभग 30 से 35% है। अगला प्रश्न है, बर्फ से सीधे जलवाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है। दोस्तों, जब किसी ठोस का वाष्प में सीधे रूपांतरण होता है तो ये क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है और बर्फ से सीधे जलवाष्प का रूपांतरण ऊर्ध्वपातन क्रिया का स्वरूप है। अगला प्रश्न है, कौन एक प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में कम से कम महत्व की है? तो यह है संघनन की गुप्त ऊष्मा। और दोस्तों, सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण किसे पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है? आपको बताना है। तो ऊंची पहाड़ियां और पर्वत को। दोस्तों, सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण ऊंची पहाड़ियों और पर्वतों को पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों के हिमाच्छादित सतह का एल्बिडो अधिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊष्मा का हस्तांतरण क्या कहलाता है? तो इसको संचालन कहते हैं। ऊष्मा के हस्तांतरण को कंडक्शन। दोस्तों, संचालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है। तापीय भूमध्य रेखा किस अक्षांश को कहते हैं? तो याद रखिएगा, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को तापीय भूमध्य रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि शीत ऋतु में शांत और साफ आकाश, धरातल पर प्राकृतिक वनस्पति से आवृत होना, जब आकाश साफ हो तथा प्रतिचक्रवाती दशाएं हों तथा जब धरातल बर्फ और हिम से ढका हो, इसमें से तापमान प्रतिलोमन के लिए कौन सी उपयुक्त दशा नहीं है? तो उत्तर है धरातल का प्राकृतिक वनस्पति से आवृत होना। यानी धरातल जब प्राकृतिक वनस्पति से आवृत होती है या ढकी होती है तब तापमान प्रतिलोपन के लिए आदर्श दशा नहीं होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो कि आगामी आपके विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।